हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था भू आकृतियाँ तथा भू दृश्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप। फिर हमने पढ़ा था नदी के कार्य, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अपरदन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। फिर हमने पढ़ा था परिवहन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमने पढ़ा था निक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। अगर आप नहीं जानते कि नदी किस तरह से काम करती है तो आप इसका सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमने तीसरे पार्ट में इसके अंदर हमने पढ़ा था नदी घाटी के जो अपर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं, हमने उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखिए, नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग को शुरू करने से पहले हमने इसके जो अपर पार्ट जब हम पढ़ रहे थे तो इसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रह गए थे। पहले हम उनके कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि नदी घाटी का जो अपर वाला जो पार्ट होता है उसमें जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। तो देखिए, ये सारे लैंडफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्थलाकृतियाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो नदी घाटी का जो अपर रीजन होता है, यानी कि जो ऊपरी वाले जो भाग होते हैं, उसमें हमें इस तरह के स्थलाकृतियाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमने 4 हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था गॉर्ज पढ़ लिया था, कैनियन पढ़ लिए थे, वी आकार की घाटी पढ़ लिया था, और हमने जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल हमने यहाँ पर क्लियर कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज रैपिड्स पढ़ेंगे, पोर्ट होल्स पढ़ेंगे और जानेंगे रिवर टेरेस के बारे में। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं रैपिड्स के बारे में कि रैपिड्स होते क्या हैं। चलिए फिर देखिए, कई बार नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें नदी के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। देखिए, जैसे कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी नदी कहीं से भी फ्लो करती हो तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के वहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम उनको मोटे तौर पर अगर हम उसको डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि एक जगह कठोर चट्टानें हो सकती हैं और दूसरी जगह कोमल चट्टानें हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो कठोर चट्टान होती हैं, कठोर चट्टान का अपरदन सबसे बाद में होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें कि भाई सबसे पहले चट्टानें टूटती कौन सी होंगी, उनका अपरदन किस चट्टान का होता होगा, तो सबसे पहले अपरदन होता है कोमल चट्टानों का। सबसे पहले यहाँ पर अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोमल चट्टान का अपरदन सबसे पहले होता है और कठोर चट्टान का अपरदन काफ़ी समय बाद में होता है, जिसके कारण नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोमल चट्टानें होती है, जो सॉफ्ट जो रॉक्स होते हैं, सॉफ्ट जो पत्थर होते हैं, उनका अपरदन, उनका इरोजन सबसे पहले होता है। ठीक है, और सबसे बाद में इरोजन किसका होता है? कठोर चट्टानों का होता है, जिसकी वजह से जो नदी की जो तलहटी है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा आप एक डायग्राम से समझिए कि रैपिड्स होते क्या हैं। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है। देखिए, ये जो चट्टानों का ये जो आप स्वरूप देख रहे हो, ये जो उभरी हुई ये जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये चट्टानें कैसी हैं? ये चट्टानें कठोर चट्टानें। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जो कोमल चट्टानें होती है, जो सॉफ्ट टाइप की जो चट्टानें होती है, उनका अपरदन सबसे पहले होता है। ठीक है, अब देखिए, जो इन चट्टानों के बीच में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट कैसा है? यह सॉफ्ट चट्टानों का पार्ट है और इनका अपरदन, इनका इरोजन पहले ही हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो कठोर चट्टानें हैं, इनका जो शेप है वो ऊपर की ओर उभरा हुआ है। देखिए, ये जो है ऊपर की ओर उभरा हुआ है, क्योंकि इनका अभी तक अपरदन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उभरे हुए हैं। ठीक है,
और इसी वजह से इसका यहाँ का जो लैंड फॉर्म है, यहाँ की जो स्थलाकृति है, वो कैसे हो चुकी है, ये हो चुकी है ऊबड़ खाबड़ हो चुकी है। और ऊबड़ खाबड़ हो जाने की वजह से यहाँ पर पानी कैसा होता है, ऊपर की ओर उठता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर यहाँ से बाउंस करता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से होता है। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी की जो गति है, जो जल की जो स्पीड है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो फिर देखिए, तो रैपिड्स क्या होते हैं, जो इस तरह के जो शेप्स आपको देखने को मिलते हैं ना ऊबड़ खाबड़, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं रैपिड्स, हम इनको यहाँ पर बोलते हैं। तो फिर उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि श्रीपिकाएँ यानी कि रैपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको रैपिड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर एक शब्द को मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में तलहटी लिखा है, तो तलहटी क्या होता है, तो देखिए ये जो बेस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तलहटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है जल गर्तिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट होल्स। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था रैपिड्स के बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी बिल्कुल सेम यही इसी तरह का कॉन्सेप्ट लागू होता है। चलिए आइए समझते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। नदी की तलहटी में जब कभी कोई कोमल चट्टान आती है तो उसका अपर्दन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ एक छोटा सा छेद बन जाता है। इस छेद में एक भंवर बनने के कारण ये छेद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसे जलगर्तिका कहते हैं। इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझते हैं और समझते हैं कि पोर्ट होल्स होते क्या हैं। तो देखिए, ये एक तरह का क्या है, पोर्ट होल्स है। ये जो आप ये जो छिद्र, जो ये छेद देख रहे हैं, ये पोर्ट होल्स है। ये पोर्ट होल्स बनता है कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि नदी के अंदर जो नदी की जो तलहटी होती है, ये जो बेस होता है, इसको हम बोलते हैं तलहटी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बेस में देखिए दो टाइप की चट्टानें होती है। एक होती है कठोर हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, यानी कि कोमल हो सकती है। अब देखिए, होता है क्या कि कठोर चट्टान का अपर्दन इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर इस पूरे पार्ट में अगर मान के चलिए इतना सा जो पार्ट है, ये है सॉफ्ट चट्टान का पार्ट है। ठीक है, तो होगा क्या, जहाँ पर कोमल चट्टान होंगी, मान के चलिए ये कोमल चट्टान होंगी, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले भाग का इरोजन हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, एक छोटा सा गड्ढा, एक छोटा सा छेद बन जाएगा। अब देखिए, होता है क्या, जब यहाँ पर एक छोटा सा छेद बन जाएगा, तब यहाँ पर पानी अपने आप ही घुसने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पानी के घुसने के कारण होगा क्या कि यहाँ पर पानी ना, यहाँ पर एक छोटा सा भंवर देखने को मिलेगा। इस भंवर में होता क्या है कि पानी गोल गोल यहाँ पर घूमने लगता है। ठीक है, यहाँ पर पानी गोल गोल घूमने लगता है, और गोल गोल घूमने के कारण पहले तो ये छेद छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके अब इस वाले पार्ट का, ये जो साइड का ये जो पार्ट है, यहाँ की भी कटिंग होनी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये छेद धीरे धीरे करके ये बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, और ये इतना धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है कि काफ़ी बड़ा गड्ढा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोर्ट होल्स बोलते हैं। तो फिर आप एक बार इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि पोर्ट होल्स क्या होते हैं, कि जहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स होते हैं तो उनका अपर्दन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, एक छोटा सा छेद बन जाता है। अब पानी इस छोटे से छेद के अंदर घुसता है और पानी गोल गोल घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से साइड कटिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये गड्ढा बड़ा होने लग जाता है। और इसी बढ़ते हुए गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट होल्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नदी वेदिका है। समझते हैं कि नदी वेदिका यानी कि रिवर टेरिस होता क्या है। देखिए, नदी के आपको आप ये वाले जो पार्ट्स देख रहे हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेदिकाएं बोलते हैं हम इसको हम इंग्लिश में टेरिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टेरिस होते हैं, ये टेरिस दो टाइप की होती है। एक होता है पेयर्ड टेरिस और एक होता है अनपेयर्ड टेरिस। समझिए, पेयर्ड टेरिस और अनपेयर्ड टेरिस होती क्या है। देखिए, पेयर्ड टेरिस के अंदर ये जो इस वाली साइड, ये मान के चलिए साइड ए मान लीजिए, और इसका साइड बी मान लीजिए। इनकी जो हाइट होती है, इनका जो डिस्टेंस होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। ये बिल्कुल यहाँ के साइड और यहाँ के साइड क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। और वहीं अगर हम अनपेयर्ड की बात करें तो इनका जो साइड्स होती हैं,
जैसे कि ये साइड ए मान लीजिए, ये साइड बी मान लीजिए, ये साइड कैसे होती है, असमानताओं से घिरी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी कैसे नहीं होते, एक दूसरे के समान नहीं होते, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड टेरेस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो अनपेयर्ड या फिर जो पेयर्ड टेरेस तो होते हैं, ये बनते कैसे। तो भाई देखिए, इस तरह के जो टेरेस बनते हैं ये निक्षेपण की प्रक्रिया से ही बनते हैं। आपको नहीं पता कि निक्षेपण क्या होता है तो आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि निक्षेपण क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब नदी अपने साथ बहुत सारी वस्तुओं को लेकर के जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती है, और जब पानी की स्पीड कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे करके उन सभी वस्तुओं को डंप करना शुरू कर देती हैं, यानी कि छोड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे इस तरह के क्या बनते हैं, टेरेस बनते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नदी वेदिकाएं क्या होती है। नदी वेदिकाएं, ये जो रिवर के ये जो इस वाले जो पार्ट हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेदिकाएं बोलते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब है हमारा जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख। अब देखिए, इस तरह की ये जो आकृतियां होती हैं, ये आकृतियां बनती हैं नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हम इसके अपर पार्ट को पढ़ रहे थे कि जो नदी का जो अपर पार्ट है उसमें किस किस तरह के आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई नदी का जो मिडल वाला जो पार्ट है उसमें आपको किस किस तरह के आपको यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको दो तरह के, मुख्य रूप से दो तरह के आपको यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला जो मिलता है वो आपको मिलता है जलोढ़ शंकु, और जो दूसरा देखने को मिलता है जलोढ़ पंख आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलुवियल कोन्स या फिर एलुवियल फैंस, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। देखिए, एलुवियल कोन्स और जो फैंस है वो अलग अलग तरह के हैं। पहले हम यहाँ पर जानते हैं जलोढ़ शंकु को, हम यहाँ पर समझते हैं कि जलोढ़ शंकु होता क्या है। चलिए फिर, जब नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ढाल में एकदम से कमी आ जाने के कारण नदी में जल की गति एकदम से मंद पड़ जाती है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, मैं पहाड़ दूसरा बना देता हूँ। चलिए, ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको पॉइंट के नाम से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये पहाड़ को मान लीजिए पॉइंट ए है, और ये जो मैदान है इसको ले लीजिए पॉइंट बी। अब देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि पॉइंट ए से यानी कि पहाड़ की चोटी से जब नदी नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर स्पीड नदी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ GF, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर पानी की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी की शक्ति यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और वो अपने साथ कई सारे पदार्थों को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन ये पदार्थ कब तक ट्रांसपोर्ट कर पाती है, तो देखिए, पदार्थ ही तब तक ही ट्रांसपोर्ट कर पाती है जब तक इसके अंदर शक्ति रहती है। और शक्ति कहाँ तक रहेगी, जब तक पहाड़ों का ढाल होगा। जैसे ही पहाड़ों का ढाल खत्म होता है और ये मैदानी भाग शुरू होते हैं, ठीक है, यहाँ से जब मैदानी भाग जब शुरू होते हैं तब नदी की जो स्पीड है वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से नदी की शक्ति भी कम हो जाएगी। जैसे ही नदी की शक्ति यहाँ पर कम पड़ती है तो वैसे ही नदी के अंदर पदार्थों को ढोने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नदी का जैसे जैसे ही पहाड़ का ढाल खत्म होगा तो इस वाली जगह पर वो पदार्थों को डंप करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्या करना शुरू कर देती है, डंप करना शुरू कर देती है। ओके, जिसके कारण नदी पदार्थों का परिवहन नहीं कर सकने के कारण पदार्थों का निक्षेपण कर देती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नदी क्या कर देती है, वो डंप करना शुरू कर देती है। इस निक्षेपण से शंकु की आकृति बनती है, जिसे हम जलोढ़ शंकु बोलते हैं। ठीक है, अब शंकु किस तरह का होता है, आप इसको एक डायग्राम की मदद से समझिए। देखिए, यह है जलोढ़ शंकु का एक इमेज है, एक डायग्राम है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही ढाल खत्म होता जाता है तो नदी क्या करती है, नदी ढाल के कम होने पर यहाँ पर ये क्या करती है, पदार्थों को डंप करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर डंप करने की वजह से, निक्षेपण करने की वजह से यहाँ पर पदार्थ इकट्ठे होते चले जाते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही दें, है ना,
तो यहाँ पर पदार्थों के इकट्ठे होने से यहाँ पर क्या बन जाता है, एक तरह का कोन बन जाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या, ये निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन किया हुआ जगह है, और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, कोन बन जाते हैं। और इसी शेप को ही हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ शंकु हम इसको बोलते हैं, यानी कि एलुवियल कोन्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एलुवियल कोन यानी कि जलोढ़ शंकु होता क्या है। चलिए अब समझते हैं एलुवियल फैंस को। देखिए आप एलुवियल कोन को समझ गए तो आप एलुवियल फैंस को भी समझने में आपको ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नहीं होंगी। चलिए फिर, जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ की मात्रा कम होती है, वह शंकु के स्थान पर पंख का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहले तो आप यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई शेप में जो फ़र्क है वो किस तरह का फ़र्क है। देखिए तो ये है एक जलोढ़ पंख का, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है हमारा एलुवियल फैन है। क्या है कि जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। देखिए ये था हमारा जलोढ़ शंकु यानी कि एलुवियल कॉन्स के कंपैरिजन में जो एलुवियल जो फैन होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी कम होती है। किसके कंपैरिजन में, जलोढ़ शंकु के कंपैरिजन में। और इसका शेप कैसा होता है, देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ये जलोढ़ पंख का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर समझ लेते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ की मात्रा कम होती है, वहां शंकु के स्थान पर पंख का निर्माण होता है। देखिए है क्या कि अगर जिस नदी के अंदर जल की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, और साथ में जो जलोढ़ है, जलोढ़ यहाँ पर समझिए जलोढ़ क्या है, यहाँ पर जलोढ़ है आपका पदार्थ यानी कि जो मटेरियल। नदी जो अपने साथ जो बहुत सारा जो पदार्थ लेकर के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर जिस नदी के अंदर जल की मात्रा क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, अत्यधिक मात्रा हो, लेकिन जो पदार्थ वो जो ढो रही है, पदार्थ अगर कम ढो रही है तो उससे होगा क्या, उससे शंकु बनेगा। मैंने क्या कहा, शंकु कैसा होता है, बिल्कुल फैला हुआ होता है ना। अब देखिए जब वो पदार्थ बहुत ज़्यादा होगा तो पदार्थ ज़्यादा हो जाने के कारण एक के ऊपर एक ये क्या बनती चली जाएगी, लेयर बनती चली जाएगी। ठीक है, अगर पदार्थ कम होगा और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो जल क्या करेगा, उसको पूरी जगह में उस पदार्थ को फैला देगा, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, काफ़ी अत्यधिक चौड़े ये हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बहुत है काफ़ी जलोढ़ पंख के लिए। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नदी, विसर्प तथा गोखुर जिले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप टाइम टू टाइम टॉपिक्स को आप देख सकें। ठीक है, तो फिर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।